ओके, तो रियल नंबर में वी लर्न about the fundamental theorem of arithmetic. I told you the theorem, and then we have done exercise now. Seventh question also we have done. Now revisiting irrational number. So let we have done irrational number in class 9, right? And you remember that under root 2, under root 3, under root 5, under root 7, these are irrational numbers. These are irrational numbers. So actually under root p जो है, under root p will be irrational. This will be irrational if p is a prime number. अगर p एक प्राइम नंबर है, क्योंकि देखो अगर अंडर रूट 4 है तो इट्स नॉट इरेशनल. अंडर रूट 4 इज नॉट इरेशनल ना. अंडर रूट 6, अंडर रूट 2, अंडर रूट 3. सो इरेशनल उसको कहते हैं जिसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते. If we can write them in the form of p by q, then it is rational. If you can't write, तो तुम उस साइड चले जाओ तो वहां से थोड़ा बेटर दिखेगा. अब देखो ना, अगर p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं तो वो रैशनल है, और अगर p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, इफ यू कांट राइट इन द फॉर्म p बाई क्यू, देन इट इज इरेशनल. तुम्हारे कितने? कितना सोचने वाली क्या है. वाई? इस बार तुम ऐसा क्यों कर रहे हो कि तुम अच्छे से जैसे पहले साल पिछले साल कर रहे थे वैसे नहीं कर रहे हो? तुम्हारे दिया 14. चलो, तुम्हारे कितने पास हो? नहीं. अरे, अब वो थोड़ा पहले से ही दिख रहा है, जब मैंने टेस्ट लिया है तो. देखो मैंने जो टेस्ट लिया है उसमें तुम्हारे जैसे आए. तुम्हारे उसमें कितने थे? फुल थे, इसमें भी फुल आए. उसका सेकंड हाईएस्ट तुम्हारा था. तुम्हारा उस समय 32 था. इसमें कितना है? लगभग वैसे ही क्यों? हाँ. नहीं, तब वो उसका. बट उसी को सॉल्व करना है ना. तो वो इक्वेशन गलत है तुम्हारी. नहीं नहीं, देन यू विल नॉट गेट मार्क्स, देन योर टीचर इज करेक्ट. भाई सपोज आई वांट यू टू राइट टू इक्वेशंस एंड आई वांट देन वांट टू give you marks of their solution. So if equation is not correct, how you can write the solution? Then your marks are okay. ठीक है भाई. तो अब एक ये प्रूव करना है. लेट पी लिखो जरा थ्योरम 1.2.
लेट पी बी अ प्राइम नंबर। ये अच्छे से लिखो जरा, ये थ्योरम देखो, सबको प्रूफ सीखना है और ये एग्जाम में आता है। लेट पी बी द प्राइम नंबर if p divides a square, then p divides a। क्वेश्चन समझ में आया क्या है भाई? p कोई प्राइम नंबर है और कह रहे हैं कि अगर a स्क्वायर को p डिवाइड करता है तो a को भी p डिवाइड कर देगा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं लिख लूंगा a को प्राइम फैक्टर्स के टर्म में, मान लो p1 p2 p3 pn, ये इसके प्राइम फैक्टर्स हैं। और दिस इज, लेट p बी द प्राइम नंबर इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर, तो a स्क्वायर कितना होगा, p1 p2 p3 डैश डैश pn इंटू p1 p2 p3 डैश डैश pn, ये a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, नाउ इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर, अगर p a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के हिसाब से p जो होगा, देन अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, p is a factor of a स्क्वायर। क्योंकि वो यूनिक है तो इसलिए वो p पक्का एक फैक्टर होगा a स्क्वायर का। और बिकॉज ये इसका प्राइम फैक्टर ये है, तो p विल बी वन ऑफ फ्रॉम p1 p2 pn। फिर p जो होगा वो कहीं ना कहीं इसी p1 p2 का कोई ना कोई एक पार्ट होगा। अभी मैं इसको नंबर्स के टर्म में समझाऊंगा तब तुम्हें बहुत इजी लगेगा। हम्म, p is a p is a prime factor of a स्क्वायर। क्या क्या करे? हाँ, तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है ना कि अगर p a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो
ए स्क्वायर को जब तुम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से ब्रेक डाउन करोगे तो पी उसका एक कोई फैक्टर होगा। अरे ऐसे तो बहुत ही सिंपल चीज प्रूव करनी है, ऐसे तो फिर कुछ एक लाइन भी ना लिखो। ये जो फंडामेंटल मैथमेटिक्स होती है वो बहुत डिफिकल्ट होती है। तो P जो है वो वन ऑफ P1 P2 हो गया। अब चूंकि वो दो बार लिखा हुआ है तो वो A को भी डिवाइड करेगा। ठीक है ना। हाँ वही तो यार, ये अभी अभी रुक जाओ, पहले नंबर से समझाता हूँ फिर ऐसे समझाता हूँ। मान लो कि A इज इक्वल टू है 1 2 3, मान लो ये है A। तो A स्क्वायर क्या होगा? 1 2 3 इंटू 1 2 3। अब अगर मैं कह रहा हूं कि कोई नंबर है P जो कि 3 है और वो इसका प्राइम फैक्टर है। अरे तुम बताओ क्या ले लूं? सॉरी, एक नंबर जो है फिर उसको प्राइम फैक्टर करके लिख रहे हैं। मान लो कि ए, उसको फिर से लिखूं, A² इज 36 मान लो। यहां से शुरू करो कि मान लो A² इज 36। तो A स्क्वायर हो जाएगा 1 2 3 इंटू 1 2 3 ना। तो फिर A स्क्वायर को 1 2 3 इंटू 1 3, अब कह रहे हैं कि P एक फैक्टर है, प्राइम फैक्टर है A स्क्वायर का। तो A स्क्वायर का P प्राइम फैक्टर है, मान लो 3 है, तो P पक्का प्राइम फैक्टर A का भी होगा। तो ये तो बहुत ही इजी बात है, अगर ऐसे देखो तो उसी को तो दो बार लिखा है। हाँ हाँ, यस। अगर 3 36 का फैक्टर है तो 3 A का भी फैक्टर होगा। तो ऐसे देखो तो बहुत इजी बात है, लेकिन फिर इसको कैसे बोलोगे कि भाई, तुम कहोगे कि यार ए स्क्वायर को मैं कुछ प्राइम फैक्टर्स के मल्टीपल के फॉर्म में लिख लेता हूं। तो पहले लिखोगे, मान लो ए को सम एन, मान लो एन प्राइम फैक्टर्स हैं, तो उसी को P1 P2 P3 Pn लिख दोगे। फिर उसको दो बार लिख दोगे। फिर मान लो उनमें से ही कोई एक P है, उस P1 P2 P3 में से मान लो P3 है। तो P3 अगर ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो ए को भी तो डिवाइड करेगा। तुम्हें समझ आ रहा है? बताओ अब दिया। अगर P1 P2 P3 में से कोई एक P3 है जो ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो वही तो दो बार लिखा हुआ है, तो ए को भी डिवाइड करेगा। वही बात वहां लिखी हुई है। तो P विल बी वन ऑफ द फ्रॉम P1 P2 दिस, लिखो हेंस P विल डिवाइड। अरे वही तो लिखा है मैंने, P विल बी वन ऑफ फ्रॉम P1 P2 Pn विच इज इक्वल टू A। क्या, कहाँ पे बताओ? नहीं, if P divides A square, then according to fundamental theorem of arithmetic, P is a factor of A square। अरे भाई, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मैथमेटिक्स ए के बारे में थोड़ा ना बात करती है। और ये बगल में एग्जाम्पल है, ये जरूर लिखो ताकि तुम्हें समझ में आए कि क्या बात हो रही है। दिस इज एग्जाम्पल। ये हो गया।
तो अगर एग्जाम में लिखना होगा तो बिल्कुल शॉर्ट में कैसे लिखोगे? लिखोगे कि भाई लेट ए के प्राइम फैक्टर्स हैं P1 P2 P3 Pn। तो ए स्क्वायर के कितने हो जाएंगे? P1 P2 P3 Pn इंटू P1 P2 P3 Pn। अब इन्हीं में से कोई एक नंबर है P जो कि ए स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो पक्का ए को भी डिवाइड करेगा, बस ये है। क्योंकि वो जो फैक्टर है वो यूनिक है, तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मैथमेटिक्स से वो ए को भी डिवाइड करेगा। आने बताओ, समझ आया? यस सर। अब लिखो अगला थ्योरम 1.3। ओनली 4 5 theorems are there and all of them you have to prepare. Why? बोलो बोलो। बस only 3 theorems are there, but I checked last time your copy, your calculation and all is good, just you have to pay more attention. अरे टेस्ट कॉपी आई चेक ना, योर कॉपी टेस्ट। हाँ, so it's not that bad. हाँ, but if you study, you revise, then you can do better. Okay. I thought because of your, I mean, you wanted me to give that question paper, so I gave you. Otherwise, I already had polynomial. I had paper of polynomial for everyone. और ये सुनो इधर, हेलो हेलो मैम, नेक्स्ट टाइम नहीं हो सकता, ये समझ रहे हो ना? पिछले साल तुम इतना अच्छे से कर रहे थे, अभी डाइवर्जन नहीं आ सकता, ठीक है ना? जो भी इशू है बताओ, जो भी समझ नहीं आ रहा है वो बताओ, ठीक है? चलो प्रूफ करते हैं कि अब ये एकदम स्टेप बाय स्टेप लिख लेना है, ठीक है ना? तो हम क्या करेंगे, इसको बाय कन्वर्स प्रूफ करेंगे। हम पहले मान लेंगे कि अंडर रूट 2 जो है वो रैशनल है, और फिर वो रैशनल निकलेगा नहीं, तो वो क्या हो जाएगा? इररैशनल हो जाएगा। तो उतनी ही लाइनें लिखनी है जितनी मैं बोलूंगा। तो लिखो सबसे पहली लाइन, लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्ररी दैट अंडर रूट 2 इज रैशनल। उल्टा मान लेंगे। क्या मान लेंगे? प्रूफ करना है इररैशनल, और मान क्या लेंगे? रैशनल। तो वो अपने आप वो रैशनल निकलेगा नहीं, तो वो इररैशनल हो जाएगा, ठीक है? तो लिखो पहली लाइन, लेट अस assume टू द contrary that अंडर रूट 2 इज रैशनल। नेक्स्ट, किसी के ऊपर स्टार लगा है तो वो एग्जाम में नहीं आएगा, तो थोड़ा नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से है। अरे बहुत बेवकूफी है, ये सब चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। एनसीईआरटी में कहीं भी कुछ पड़ा हुआ है, किसी भी फॉर्म में वो चीज दी जा सकती है। एंड व्हाट हैपेंड टू माय एडवाइस ऑफ मेकिंग सेपरेट नोटबुक फॉर आर डी शर्मा? इट्स, इज इट दैट डिफिकल्ट? यू कैन ब्लिंक इट।
और क्या, मैं लिख दे रहा हूँ। नोटबुक ना। अब मैं लिख दिया ताकि आपको याद रहे। पहली लाइन, सेकंड लाइन, व्हाट इज रैशनल नंबर, जिसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो सेकंड लाइन में सिर्फ ये लिख लो, अंडर रूट टू इज इक्वल टू आर बाई एस एंड एस इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, पी बाई क्यू वैसे यार भाई। अब ऐसा भी हो सकता है ना कि जैसे ये टू से या थ्री से कैंसिल हो जाए, टू थ्री जा, टू फोर जा। ओके, अरे इधर देखो, व्हाट हैपेंड, यू आर एंग्री। चलो इधर देखो फिर, अंडर रूट टू इज इक्वल टू आर बाई एस। अब ऐसा भी तो हो सकता है टू थ्री जा कट जाए, टू फोर जा कट जाए, तो उसको थोड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दो, फिर लिख लो अगले स्टेप में लिख लो, अंडर रूट टू इज इक्वल टू ए बाई बी आफ्टर, इन सिंपलेस्ट फॉर्म, इन सिंपलेस्ट फॉर्म। मैं जितना लिख रहा हूं बस उतना ही लिखना है, ओके। ऐसे कट गया, सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, अंडर रूट टू बी इज इक्वल टू ए, देन स्क्वायर कर लो, तो टू बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ चुका है, तो बी स्क्वायर तो डिवाइड नहीं करेगा ए स्क्वायर को, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी डिवाइडेड इट एंड नाउ इट इज इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। तो इसका मतलब टू डिवाइड कर रहा होगा। आर यू गेटिंग दिस और नॉट? भाई जैसे टू बी स्क्वायर ए स्क्वायर आ रहा है, बी ए को डिवाइड कर नहीं रहा, तो फ्रॉम वेयर यू आर गेटिंग टू, दैट मीन्स टू विल डिवाइड ए स्क्वायर। ठीक है ना? तो लिखो, बी एंड ए आर इन सिंपलेस्ट फॉर्म, B and A are in the simplest form. So, 2 divides A. 2 divides, पहले लिखो, so 2 divides A square. 2 divides A square and hence 2 divides A. अब ये थ्योरम यूज हो गई, जो अभी पहले थ्योरम हमने पढ़ी थी कि अगर A स्क्वायर को P डिवाइड करता है तो A को भी P डिवाइड करेगा। तो बिकॉज A स्क्वायर को 2 डिवाइड कर रहा है तो A को भी 2 डिवाइड करेगा। और अगर A को 2 डिवाइड करेगा तो मैं A को सम 2 टाइम्स कोई चीज लिख सकता हूं, बिकॉज A इज डिवाइडिंग 2, सो दैट मीन्स आई कैन राइट, लिखो, आई कैन राइट A इज इक्वल टू सम 2C। 2C, A इज इक्वल टू 2C। 2 is dividing A square, then 2 is dividing A,
according to last theorem. So if 2 is dividing A, I can write A is equal to 2C. Suppose 2 is dividing 6, so I can write 6 is equal to 2 into 3. Understand this in terms of numbers, so that will be better. A B C के टर्म में कई बार समझ नहीं आता, so you have to understand it in terms of numbers. Okay, तो A की जगह 2C लिख दूं तो क्या हो जाएगा? 2B² इज इक्वल टू, बोलो, 4C², 2 so B² is 2C². अब इससे क्या पता चलता है कि B भी 2 से डिवाइड होगा? भाई B और C तो सिंपलेस्ट फॉर्म में है, तो इसका मतलब B विल बी डिवाइडेड बाय C ना। तो B को मैं क्या लिख सकता हूं? B को मैं सम 2 टाइम्स C' लिख सकता हूं। D लिख दूं? C' नहीं अच्छा लग रहा, D लिख दिया। और A क्या था? 2 टाइम्स C था, तो A B में 2 कॉमन आ गया, जबकि तुमने ए बी को सिंपलेस्ट फॉर्म में कर दिया था। तो दैट मीन्स हमने जो किया है वो रॉन्ग है, दैट मीन्स वो इरेशनल है। हम्म। A² को 2 डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब A को 2 डिवाइड करेगा, तो मैं A को सम 2 टाइम्स कोई नंबर लिख सकता हूं, और इसी तरह से B को भी 2 टाइम्स सम नंबर्स लिख सकता हूं। तो A और B में 2 कॉमन आ गया, जबकि पहले देखो तो A और B ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में हो चुके थे। सो इसका मतलब जो आया है वो गलत है, इसका मतलब √2 इरेशनल है। कहाँ लिखा है? ए एंड बी आर को प्राइम टू ईच अदर, मतलब एक दूसरे से सिर्फ 1 से डिवाइड हो रहे हैं, जैसे 1 और 7, इसीलिए 2 कॉमन फैक्टर आ गया तो गलत हो गया। अब इस बात को लिखो जरा अच्छे से जो मैंने बताया है। कहां तक लिख लिया? यहां तक लिख लिया? तो लिखो, हेंस 2 इज कॉमन बिटवीन ए एंड बी, which is opposite to our assumption that A and B are in simplest form. ठीक है, लिखोगे ना? हाँ? पेन, अरे तो यार बोल देते पेन यहाँ है, इतनी पेन रहती है यहाँ पे, पेन के कारण नहीं लिखोगे यार? हम्म, तो चलिए। हम्म। चलिए। कोप्राइम सही बता रहा हूँ ना, कोप्राइम क्या होता है?
मतलब वो वन ही फैक्टर हो सकता है। अब ये लिख लोगे भाई? अभी मैं मान लो टेस्ट में दे दूं कि, हेलो क्या देख रहे हो? फ्रॉम नेक्स्ट क्लास तुम तीनों एक साथ नहीं बैठोगे। देखो इधर बेटा, अ, अगर मैं ये दे दूं कि प्रूव दैट रूट टू इज इरेशनल, तो कर लोगे? कर लोगे? तुम बताओ। सिर्फ ये ब्लैक वाला लिख लो सारा। चलो अब आगे चलते हैं। ऐसे ही रूट थ्री भी हो जाएगा, और ऐसे ही फाइव माइनस रूट थ्री भी हो जाएगा। ऐसे ही सारे हो जाएंगे। अभी जैसे एग्जांपल देखो, शो दैट फाइव माइनस रूट थ्री इज इरेशनल। हम्म। ऐसे स्टेप्स करके जरा लिखो। ये पहला हो गया। सबसे पहले स्टेप में हम क्या मान लेंगे? कि ये रैशनल है। रैशनल है तो ए बाई बी के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो फाइव माइनस ए बाई बी इज रूट थ्री। अगर फिर से थोड़ा रीअरेंज करें तो रूट थ्री इज इक्वल टू दिस हो जाएगा। बिकॉज ए और बी इंटीजर है, इसलिए ये रैशनल है, और ये रैशनल है तो रूट थ्री रैशनल है। और रूट थ्री हमें पहले से पता है क्या है, इररेशनल। चलो लिखो कॉपी में स्टेप नंबर वन। पहले क्वेश्चन लिख दो, शो दैट फाइव माइनस रूट थ्री इज इररेशनल। स्टेप नंबर वन क्या करोगे? स्टेप नंबर वन में मान लोगे कि फाइव माइनस रूट थ्री इज रैशनल। स्टेप नंबर टू, अगर रैशनल है तो ए बाई बी के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो मान लो फाइव माइनस रूट थ्री इज इक्वल टू ए बाई बी। बिकॉज हेयर आई एम ऑलरेडी taking into account that root 3 is irrational, and there we have to prove first of all fundamentally that root 2 was irrational, so that is the difference. तो स्टेप नंबर वन हो गया, स्टेप नंबर टू हो गया। स्टेप नंबर थ्री में क्या करोगे? रूट थ्री को एक तरफ कर लो। तो देख लो भाई सब लोग, ये स्टेप नंबर वन है, ये टू है। स्टेप नंबर थ्री है कि इसको इधर ले जाओ, इसको इधर। तो रूट थ्री इज इक्वल टू फाइव माइनस ए बाई बी। बता रहा हूं, फाइव क्या है? रैशनल। ए बाई बी क्या है? रैशनल। तो राइट साइड क्या आ गया? रैशनल। तो रूट थ्री रैशनल हो गया, विच इज इनकरेक्ट। हाँ, तो कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूफ करेंगे ना। तो रूट थ्री रैशनल आ गया, विच इज इनकरेक्ट। विच इज इनकरेक्ट। सो आवर assumption was wrong. So our assumption was wrong.
इसका मतलब 5 - √3 क्या हो गया, इरेशनल हो गया। हमने 5 - √3 को क्या मान लिया था, रैशनल मान लिया था, वो इरेशनल आ गया। आगे चलें। रैशनल है। 5 - √3 को रैशनल मान के √3 रैशनल आ गया, जो कि गलत है। √3 √2 ये सब इरेशनल है। तो इसका मतलब हमने जो माना था वो गलत था। इसका मतलब 5 - √3 भी इरेशनल हो जाएगा। रैशनल माइनस, चलो ये देखो जरा, शो दैट 3 √2 इज इरेशनल। आने समझ आ रहा है। हाँ सर, यस। फिर से भाई, 3 √2 को रैशनल मान लेंगे, और 3 √2 को a/b को प्राइम लिख लेंगे। मतलब अब ये फर्दर नहीं कटने वाला। फिर रीअरेंज कर लेंगे तो √3 = a/3 भी आ जाएगा, और a/3 भी रैशनल है, जबकि √2 क्या है, इरेशनल है। तो इसलिए 3 √2 इरेशनल हो जाएगा। तो भाई देख लो सब लोग, स्टेप्स एग्जाम में कैसे लिखोगे। जैसे मान लो आ गया, प्रूव दैट 3 √2 इज इरेशनल। फिर हम कहेंगे कि भाई मैं मान रहा हूं 3 √2 को रैशनल, ए एंड बी आर को प्राइम्स। तो √2 = a/3 भी आ गया, √2 = रैशनल आ गया, बट √2 = इरेशनल। सो
our assumption was wrong. So our assumption was wrong. So 3 root 2 is irrational. So when they ask that prove that root 2 is irrational, then you will go by that long method. But when they ask 3 root 2, then you have to use that root 2 is irrational. Fine. तो यही तो प्रूव करना है। लेकिन हमारा रूट टू रैशनल आ गया था। जब हमने इसको रैशनल माना तो इससे रूट टू रैशनल आ गया, विच इज इनकरेक्ट। तो इससे हमें पता चला कि हमने जो 3 रूट 2 को रैशनल मान लिया था वो रैशनल है ही नहीं, वो इररेशनल है। इसको बोलते हैं प्रूफ करना बाय कॉन्ट्राडिक्शन। जैसे मान लो तुम लोग का कोई फ्रेंड है, तो तुम जैसे मयूरी ने मान लिया कि राधिका इसकी, प्रूफ करना था कि मयूरी राधिका की बेस्ट फ्रेंड नहीं है। तो शुरुआत यहां से किया गया कि मयूरी इज बेस्ट फ्रेंड ऑफ राधिका, और फिर कुछ कॉन्ट्राडिक्शन बीच में आ गया कि भाई हम तो बेस्ट फ्रेंड मान के चल रहे थे और यहाँ पे तो ये हो गया। तो जैसे ही कॉन्ट्राडिक्शन आया आपका एजम्पशन फॉल कर गया। अब समझ में आया? दिस इज हाउ वी प्रूफ इन मैथमेटिक्स। आप देखो कितना इजी है यार। करो फटाफट, खत्म करो, खत्म कर दो, बस टाइम है, फटाफट खत्म करो। पहला वाला बिल्कुल रूट टू जैसा करना पड़ेगा, रूट 5 वाला ना। हम्म। हम्म। 1 तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तुमने रूट 2 प्रूफ किया है, वैसे ही रूट 5 प्रूफ करना है। जब ये करोगे तब जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तब हम रूट 5 को इरेशनल हम ले चुके हैं, राइट। शौर्य करो। अब कौन सा चैप्टर शुरू हुआ फिर तुम्हारे यहाँ? समझ आ रहा है? तुम्हारे यहाँ टेस्ट वगैरह हुआ है? तो उसमें ठीक आ रहा है? अब इस बार 10th, इस बार वैसे मत करना जैसे 9th में, ठीक है? बहुत अच्छे नंबर आ सकते हैं और बहुत अच्छा लगता है। तुम लोग इस बात को समझो। अभी शायद तुम्हें वो वैल्यू नहीं है, बट जब 10th क्लास में बहुत ही अच्छे मार्क्स आते हैं तो एवरीबडी इज प्राउड, और सबसे ज्यादा खुद को अच्छा लगता है, बाकी लोग की बात तो बहुत दूर की है। तो उसके लिए हमें पहले से ही एंडियवर करना है। हमारे लिए भी तो प्राउड होगा कि तुमसे पूछा जाए कि भाई आपने मैथ्स किससे पढ़ा है, ना। तो उस पे काम करना है।
ये टाइम सबसे बेस्ट है, नो टेस्ट नो क्लास। अरे सिर्फ √5 कर लो, फिर उसके बाद वाला तो बहुत ही इजी है। और फिर नीचे वाले तो क्वाइट इजी है। कौन सा? ये भाई जैसे 1/√2 है, इसको तुम p/q मान लो, या a/b मान लो, और कह दो कि ये रैशनल है। तो b इज इक्वल टू √2a। सो b/a क्या हो गया? √2 हो गया, विच इज इरेशनल। अगर a/b रैशनल है तो b/a भी रैशनल होना चाहिए ना। तो प्रूफ हो गया, ऐसे ही लिखना है। पेपा पे के घूम रहा है। हाँ, दूसरा वाला कैसे करोगी? 3 + 2√5 को a/b मानोगे, ये वाले में 3 + 2√5 इज इक्वल टू a/b। तो 2√5 और इसको रैशनल मान लो, इज इक्वल टू रैशनल। सो a/b 2√5 इज इक्वल टू a/b - 3। सो √5 इज इक्वल टू 1/2 a/b। मतलब ऐसे मत लिखो, सिंपल लिखो, a/2b - 3/2। तो ये रैशनल आ गया, क्योंकि ये रैशनल माइनस रैशनल इज रैशनल। बट √5 क्या है? इरेशनल, इसलिए हमारा एजम्पशन रॉन्ग हो गया। समझ आया? सॉरी, नो नो, when you are solving this, then you already know that √5 is irrational. But if you are given √5 is irrational, then you have to follow the same procedure which you did for √2। b/a रैशनल होना चाहिए ना, लेकिन वो √2 के बराबर आ गया जो कि इरेशनल है। तो कॉन्ट्राडिक्शन नहीं हो गया? √2 इज इरेशनल। भाई जब देखो √2 पे ही पूछ लिया जाए कि प्रूव दैट √2 इज इरेशनल, तब तुम वो सारा प्रोसीजर करोगे। बट एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन यूज दैट √2 इज इरेशनल। समझ आई मेरी बात? कॉपी का बताओ भाई, कब तक बन जाएगी और कब तक मुझे इन चैप्टर्स के क्वेश्चन मिल जाएंगे? आई आई विल फॉलो आरडी की कॉपी, एंड वो सारे चैप्टर्स उस कॉपी में करने हैं। दिया तुमने बना लिया अलग से कॉपी? नहीं नहीं, आरडी की कॉपी बनाओ। तुम अभी रफ रफ करोगी तो हम मैं चाहता हूँ कि 10th के 2 दिन पहले तुम सारे क्वेश्चन रिवाइज कर लो। वो कैसे करोगे? वो सॉल्व करके नहीं कर सकते लास्ट में, वो देख के कर सकते हो अगर तुम्हारे पास कॉपी है। भाई ऐसे मान लो तुमने पूरे साल 1,000 क्वेश्चन लगाए, तो आखिरी 2 दिन में थोड़ा तुम वो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, बट तुम देख सकते हो। और देख कब पाओगे? जब तुम्हारे पास तुम्हारे हैंड राइटिंग में सॉल्व है।
ऑर्गेनाइज्ड वे में, तो सबको वो कॉपी बना लेनी है। ओके, सब कुछ, एवरीथिंग। एग्जाम्पल्स चाहो तो छोड़ दो क्योंकि वो तो उसमें सॉल्व है, बट अगर कर पाओ तो सारे करो तो बेटर है, बिकॉज अभी तो बहुत टाइम है, पेपर तुम्हारा फेब में होगा, धीरे धीरे करके सारे सॉल्व कर लेंगे। हो गया था बस। अब इसकी कुछ और, आप लोग मैथ्स के क्लास में आरडी लेकर आओगे, सबके पास होनी चाहिए, ठीक है ना, ताकि मैं उससे क्वेश्चन टिक करा दूं, उसी से क्वेश्चन करा दूं, सब कुछ उसी से चलेगा। एनसीईआरटी आरडी बस एनफ है। चलो फिर पहले ये कर लो सब लोग फटाफट, और डाउट है तो पूछ। आने ठीक है, कोई बताओ क्वेश्चन जो नहीं आया। नहीं सर, मैं ओके। सेकंड लास्ट क्वेश्चन पर हूँ बस। ओके।